नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की किताब है। हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है। और आज की वीडियो में हम पंजाब काउंसिल के चुनावों के इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत में साम्राज्यवादी जो नियंत्रण था वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया था और उत्तरदायी सरकार के विकास की प्रक्रिया अंग्रेजों ने यहाँ से पर शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने शुरुआत से ये ध्येय सामने रखा था कि देश में धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्थाएं बनती जाएं और कांग्रेस की मान्यता थी कि काउंसिल में सुधार से ही बाकी सारी व्यवस्थाओं में सुधार संभव हो सकता है। 1879 के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है तो आपको और सभी कुछ मिल जाएगा। हमारे देश का भविष्य और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किसी हद तक प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए बढ़ती हुई मांग को स्वीकारने की दिशा में एक अंग्रेजों का ठीक ठाक सा कदम माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद द्वारा विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को मंजूरी देना इन अर्थों में कांग्रेस की विजय माना गया कि ब्रिटिश जो सरकार है उसने पहली दफा परिवर्धित जो परिषदों थे उसमें प्रतिनिधित्व की बात को मान्यता दी थी। लेकिन 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां उस समय उभरी उसके दृष्टिगत ब्रिटिश अधिकारियों को लगने लगा कि संवैधानिक सुधारों के जरिए कांग्रेस के उदार गुट का समर्थन उनके लिए बहुत जरूरी है अगर भारत में और समय तक टिके रहना है तो। उधर ब्रिटेन में 1906 में लिबरल पार्टी की चुनावी विजय के साथ भारत में सुधारों का एक नया दौर शुरू होता है और उस दौरान नरम गुट के नेता गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड में जाकर भारत के मंत्री लॉर्ड जॉन मॉर्ले से मिलते हैं और उनको संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता की अहमियत समझाते हैं। मोर्ले को गोखले जी के विचारों से सहानुभूति थी और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो वो भी सुधारों के पक्ष में थे और इसके बाद जो विचार विमर्श हुआ उसके परिणाम स्वरूप इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं वो भी अस्तित्व में आया। लेकिन इस नए एक्ट के प्रावधान भी कांग्रेस की मांगों के अनुसार नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक देश में एक अच्छी शुरुआत तो ये अंग्रेजों से हो गई। इससे पहले जुलाई 1907 में सबसे पहले दो भारतीय काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया में नियुक्त किए गए। इनमें से एक सिविल अधिकारी थे कृष्ण गोविंद गुप्ता और दूसरे थे नवाब सैयद हुसैन अली बिलग्रामी। दोनों ही मार्ले जी की पसंद थे। इसी तरीके से जनवरी 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे उसके लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है उसके तहत भारतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी और प्रांतों में जो विधान परिषदों का आकार था वो दोगुने से ज्यादा हो गया था। यह थोड़ी राहत की बात थी, लेकिन एक्ट का सबसे खतरनाक जो प्रावधान था उसमें यह था कि इसमें पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई थी और उसके अनुसार मुसलमानों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों आदि जैसे विशेष समूह के लिए परिषदों में प्रतिनिधित्व और स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की जो बांटो, फूट डालो और राज करो की नीति थी उसके तहत लोगों ने इसको देखा। इस एक्ट के तहत प्रतिनिधित्व की जिस सांप्रदायिक पद्धति की शुरुआत देश में हुई उससे भारत का भावी सार्वजनिक जीवन दूषित हो गया और अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने लगा। असल में यह दो राष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी की पहली अभिव्यक्ति थी और अंततः देश के विभाजन का भी आधार बनी। असल में अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्होंने मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करो, मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दो और प्रतिनिधि मंडल था उसने ये भी तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उनको पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। अब अंग्रेज हर चीज को देख रहे थे, समझ रहे थे
ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान नेताओं की यह मांग मानकर एक तरीके से मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का बीज बो दिया था। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में इस पद्धति का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के विरोध की कोई परवाह नहीं की। 10 साल बाद फिर एक और अहम बदलाव आता है और ये बदलाव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये अस्तित्व में आता है और इस एक्ट में बड़ा बदलाव यह था कि देश में 2 सदन प्रणाली लागू हुई। एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्र सरकार जो थी उसके अधीन 2 सदन बने, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये 2 तरह की व्यवस्था तब बनी। एक तरीके से अगर आज आप इसको देखें तो ये लोकसभा और राज्यसभा जैसा स्वरूप इसको आप दे सकते हैं, कह सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कुल सदस्य संख्या थी वो 145 थी, जिनमें से 41 सदस्य तो नामित या मनोनीत कह सकते हैं आप, वो होते थे और बाकी 104 सदस्यों को चुना जाता था। इन 104 चुने जाने वाले सदस्यों में 52 सामान्य वर्ग से होते थे, 30 मुस्लिम होते थे, 9 यूरोपीय होते थे, 7 भूस्वामी होते थे, 4 कॉमर्स और 2 सिख निर्वाचित होते थे। नामित सदस्यों में भी 2 वर्ग ऑफिशियल 26, नॉन ऑफिशियल 15 थे और 26 ऑफिशियल सदस्यों में 14 सदस्य भारत सरकार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स व सेक्रेटरीट से मनोनीत करती थी, जबकि 12 सदस्य प्रांतों से मनोनीत किए जाते थे। 15 नॉन ऑफिशियल सदस्यों में 5 विशेष वर्गों, जिसको आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय ईसाई, श्रमिक, एंग्लो इंडियन या डिप्रेस्ड क्लास से एक की संख्या में ये नियुक्त किए जाते थे और जो 10 सदस्य होते थे वो अलग अलग प्रांतों से मनोनीत किए जाते थे। अब लौटते हैं हम अपने पंजाब पर। पंजाब से ऑफिशियल व नॉन ऑफिशियल श्रेणी में कुल 3 सदस्य मनोनीत होते थे, जबकि 12 सदस्यों का मतदाताओं द्वारा चुनाव किया जाता था। इन 12 सदस्यों में से 3 सदस्य सामान्य वर्ग से होते थे, 6 मुस्लिम होते थे, 2 सिख होते थे और 1 पंजाब लैंड होल्डर्स में चुना जाता था। सामान्य अर्थात हिंदू के लिए अंबाला डिवीजन होती थी, जालंधर डिवीजन होती थी, पश्चिमी पाकिस्तान डिवीजन होती थी जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान डिवीजन ये आरक्षित होते थे। मुस्लिम समुदाय के लिए ईस्ट पंजाब, जिसमें अंबाला, कांगड़ा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना का इलाका होता था। ईस्ट सेंट्रल पंजाब, जिसमें फिरोजपुर, लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर का इलाका होता था। वेस्ट सेंट्रल पंजाब, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और लायलपुर का इलाका होता था। नॉर्थ पंजाब, जिसमें गुजरात, झेलम, वरावल और रावलपिंडी का इलाका होता था। नॉर्थ वेस्ट पंजाब, जिसमें अटक, मियांवाली, शाहपुर और झंग इलाका होता था। और साउथ वेस्ट पंजाब, जिसमें मुल्तान, मिंटगुबरी, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान आरक्षित सीटें होती थी। सिख समुदाय के लिए ईस्ट पंजाब, अंबाला व जालंधर डिवीजन और वेस्ट पंजाब, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान थे, ये आरक्षित होती थी। पंजाब लैंड होल्डर्स की एक सीट के लिए समूचे पंजाब से मतदान होना था। हरियाणा अर्थात अंबाला डिवीजन से 1920 के पहले चुनाव में पंडित जवाहरलाल भार्गव सेंट्रल काउंसिल के लिए चुने गए थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अर्थात ऊपरी सदन, जिसमें 60 सदस्य थे, उनमें 26 गवर्नर जनरल नामित करते थे। शेष 34 सदस्य विभिन्न प्रांतों से चुनकर आते थे। पंजाब से 4 सदस्य उसमें चुने जाते थे। 1920 में पंजाब से चुने गए 4 सदस्य होते थे राय बहादुर लाला रामशरण दास, जो गैर मुस्लिम थे, सर मलिक उमर हयात खान, पश्चिमी पाकिस्तान, मुस्लिम थे, जुल्फिकार अली खान, जो मुस्लिम थे, और सरदार जोगिंदर सिंह, सिख थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए चुने गए थे। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो राय बहादुर लाला रामशरण दास 1926 में, 1930 में और 1937 में भी सदन के लिए चुने गए थे। 1920 से 1937 तक विधायी तंत्र का यही स्वरूप रहा और इसके अनुसार 1920, 1923, 1926 और 1930 और 1934 के भी चुनाव हुए। इन चुनावों में हरियाणा जो था, जो अंबाला डिवीजन थी, उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पंडित जवाहरलाल भार्गव 1920 में, लाला दुनीचंद 1923 में, पंडित ठाकुरदास भार्गव 1926 में, भाई परमानंद 1930 में और लाला श्यामलाल 1934 में निर्वाचित हुए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए इस कालखंड में किसी हरियाणवी को अवसर नहीं मिल पाया। हालांकि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 था, उसके जरिए ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय काउंसिल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया था। कुछ प्रांतों में काउंसिल बन भी गई थी, लेकिन पंजाब में काउंसिल की स्थापना इसके 36 साल बाद यानी कि 1897 में ही संभव हो पाई। इसे काउंसिल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब कहा गया।
सर विलियम मैकवर्थ यंग इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। यंग लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने से पहले 1879 से 1895 तक पंजाब के फाइनेंस कमिश्नर रह चुके थे। यह पहली काउंसिल जुलाई 1909 तक रही और इस दौरान यंग समेत 4 लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर आसीन रहे। काउंसिल के 12 वर्षों के कार्यकाल में 41 सदस्यों ने जिनकी भागीदारी हुई उनमें से 17 भारतीय थे। तो ये वो व्यवस्था थी दोस्तों जो पंजाब के साथ साथ पूरे देश में अंग्रेजों ने लागू की। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम इन जो चुनाव हैं, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से वो पंजाब में आगे बढ़ी, इस कहानी को और आगे लेकर चलेंगे। जो नए साथी हैं जिन्होंने वीडियो ये पहली बार देखा है, उनके लिए पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम की एक प्लेलिस्ट है। आप इस पे जब जाओगे आप चैनल पे, तो वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों 2,50,000 लोगों का हमारा ये दोस्ती का कुंभा हो गया है। उम्मीद करते हैं ये कारवा बढ़ता रहेगा। आप अपने अमूल्य सुझावों से कमेंट करके बताया करें, और कुछ नहीं तो एक शाबाशी भरी थपकी जरूर दिया करें, इससे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। कहीं कहीं ये वीडियो टेक्निकल हो जाते हैं, आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ठुकर सुहाती बातें नहीं करनी चाहिए। जो हार्ड फैक्ट्स हैं, जो साथी पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हैं, जो हरियाणा को समझना चाहते हैं, जो हरियाणा के इतिहास में झांकना चाहते हैं, उनके लिए फैक्ट्स देना भी मेरी मजबूरी बन जाता है। इसलिए इन वीडियो को ऐतिहासिक परिदृश्य से आप देखें कि जब हम अपने इतिहास में झांकेंगे, अपनी हिस्ट्री को जानना चाहेंगे, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 3 बजे हमारा ये सफ़र जारी रहेगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।